नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ गुलशन नंदा जी का एक और भव्य, अप्रतिम, अद्वितीय उपन्यास नीलकंठ। नीलकंठ गुलशन नंदा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मेरा दावा है कि यदि इस रोमांटिक उपन्यास को आपने 10-15 मिनट भी सुना तो आप चाहेंगे कि इसे पूरा सुन डालें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है कि हमारे चैनल पर कई महत्वपूर्ण रोमांटिक उपन्यास प्रस्तुत किए गए हैं, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि सारे उपन्यास मौलिक हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ज़्यादातर उपन्यासों को आपने बहुत ही पसंद किया है। हमारे चैनल पर गुलशन नंदा जी का लक्ष्मण रेखा, चंदन, माधवी, मैली चांदनी, कटी पतंग, भंवर, ये सारे उपन्यास आपने बहुत ही पसंद किए हैं। इसके अलावा रानू के फूलों की रानी, प्यासी शबनम, प्यासी नदी और राजवंश का अभिशाप भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हैं। तो मित्रों, इस उपन्यास को आप ज़रूर सुनिएगा। ये उपन्यास आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। हो सकता है आपने यह उपन्यास किसी और चैनल पर भी सुना हो या आप इस उपन्यास को पढ़ चुके हों, परंतु यदि आप मेरे चैनल पर इस उपन्यास को सुनेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आप इसके पात्रों को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो प्रस्तुत है नीलकंठ का पहला भाग। और हाँ, एक विशेष बात और, नीलकंठ की लोकप्रियता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे एमए या पीएचडी के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। हमारे चैनल पर देवकीनंदन खत्री जी का चंद्रकांता बिल्कुल मौलिक और शुद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया, वो भी आपने बहुत अधिक पसंद किया है, उसे भी अवश्य सुने। तो प्रस्तुत है नीलकंठ का पहला भाग। असावधानी से पर्दा उठाकर ज्यों ही आनंद ने कमरे में प्रवेश किया, वह सहसा रुक गया। सामने सोफे पर हरी साड़ी में सुसज्जित एक लड़की बैठी कोई पत्रिका देखने में तल्लीन थी। आनंद को देखते ही वह चौंककर उठ खड़ी हुई। आप? घबराहट में कंपित स्वर में उसने पूछा। जी। मैं? राय साहब घर पर हैं क्या? जी नहीं, अभी ऑफिस से नहीं लौटे। और मालकिन? आनंद ने पायदान पर जूते साफ करते हुए पूछा। ज़रा मार्केट तक गई हैं। घर में और कोई नहीं? संध्या है उनकी बेटी, अभी आती है। वह साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बोली। आपको पहले देखने का कभी? जी, मैं उनकी सहेली हूँ, उसकी। वह बात काटते हुए बोली। आप बैठिए, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही वह संध्या को बुलाने दूसरे कमरे की ओर मुड़ी, किनारे रखी मेज से वह टकरा गई और अपने को संभालती हुई शीघ्रता से भाग गई। आनंद उसकी अस्त व्यस्त दशा देखकर अपनी हंसी को कठिनाईतापूर्वक रोक पाया और दीवार पर लगे चित्रों को देखने लगा। कुछ समय तक न संध्या और न उसकी सखी आईं, तो आनंद ने बिना आहट किए दूसरे कमरे में प्रवेश किया। सामने वह लड़की खड़ी बाथरूम का किवाड़ खटखटा रही थी। आनंद हौले से एक ओर हट गया। अभी कितनी देर और है तुझे? लड़की ने तनिक ऊंचे स्वर में पूछा। चिल्लाए क्यों जा रही है? कह तो दिया आती हूँ। परंतु वह है कौन? भीतर से सुनाई दिया। मैं क्या जानूँ? बैठक में बैठा देवी जी की प्रतीक्षा कर रहा है। तू चलकर उसका मन बहला, जरा मैं अभी आती हूँ। वाह, अतिथि तुम्हारा और मनोरंजन हम करें। इसके साथ ही चटकनी खुल गई और आनंद झट पर्दे की ओट में हो गया। घबरा तो ऐसे रही है मानो ससुराल से कोई देखने आया है, संध्या बाथरूम से निकलती हुई बोली। संध्या? उस लड़की ने लाज से आंखें झुकाते हुए संध्या का पांव दबाया। आनंद सामने खड़ा दोनों की बातों पर हंस रहा था। ओ आप? संध्या ने आंचल संभालते हुए कहा। कब आई? 5:10 पर। इस उत्तर पर संकोच से सिमटी संध्या की सखी की हंसी छूट गई। ओ, यह मेरी सहेली निशा और आप मिस्टर आनंद, संध्या ने दोनों का परिचय कराते हुए कहा। तीनों बैठक में आए। उसी समय राय साहब, मालकिन और संध्या की छोटी बहन रेनू ने कमरे में प्रवेश किया। आनंद को देखते ही सब प्रसन्नता से खिल उठे। रेनू तो हाथ के खिलौने फेंक आनंद की टांगों से लिपट गई। आनंद ने उसे गोद में उठा लिया। आश्चर्यचकित निशा से न रहा गया। उसने धीरे से संध्या को समीप खींचते हुए पूछा, तो यह हैं वह श्रीमान? हारी,
क्यों, कैसे लगे? सो कहते ही निशा साथ वाले कमरे में भाग गई। संध्या ने तीव्रता से उसका पीछा किया और उसकी कमर में चुटकी लेती हुई बोली, अब बोल, क्या कहा था तूने? अरे लड़ती क्यों है, कह तो दिया। अच्छा, गुड। अब प्राण लेगी क्या? सच कहती हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। अब आई सीधे मार्ग पर, संध्या उसे छेड़ते हुए बोली। लाठी के भय से तो लोग दिन को रात कह डालते हैं। कमर को सहलाते हुए निशा ने बड़बड़ाकर कहा। संध्या फिर उसकी ओर लपकी, पर पापा की आवाज़ सुनकर रुक गई। सब उसी कमरे में आ पहुँचे। दोनों को वहाँ देखकर राय साहब बोले, अरे तुम अभी यहीं हो? मैंने जाना तुम चाय का प्रबंध कर रही हो। आज तो चाय भी बढ़िया बननी चाहिए, आनंद जो आया है। क्यों संध्या? हाँ पापा, अभी तैयार हुई, संध्या ने धीमे स्वर में कहा। ना पापा, आनंद साहब चाय तो निश्चिंत पी जाते हैं, किंतु अपना वचन कभी पूरा नहीं करते, रेनू ने मुंह बनाकर कहा। कहो तो कौन सा वचन है? आनंद ने प्यार से रेनू की ओर देखते हुए पूछा। नई मोटर का। ओ, और यदि ये वचन अभी पूरा कर दें तो चाय के साथ मिठाई भी। अच्छा, तो बात से बदलना मत। अजी आपकी भांति झूठे नहीं हैं। रेनू की इस बात पर सब हंस पड़े। तो लो, अपनी आंखें बंद करो ज़रा। जैसे ही रेनू ने अपनी आंखें मींची, आनंद ने सामने की खिड़की खोल दी। रेनू आंखें खोलकर उल्लास से चिल्लाई, पापा मोटर, और तीव्रता से बाहर भागी। सब खिड़की की ओर लपके और बाहर झांककर हल्के भूरे रंग की एक मोटर गाड़ी को देखने लगे जो पिछवाड़े खड़ी थी। थोड़े ही समय में घर का प्रत्येक व्यक्ति नई गाड़ी के पास इकट्ठा हो गया और हर कलपुर्जे का निरीक्षण करने लगा। संध्या और रेनू तो प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थीं। आनंद बम्बई की एक प्रसिद्ध मोटर कंपनी का सेल्स मैनेजर था और मोटर की खरीद के विषय में ही उसका राय साहब के यहाँ आना जाना आरंभ हुआ, जो अब इस घनिष्ठता में परिवर्तित हो गया था। यूँ तो वह राय साहब के एक निकटतम मित्र का भांजा था, किंतु अधिक जान पहचान कभी कभार के मिलन से बढ़ी थी। इसी संबंध में राय साहब कुछ और भी सोच बैठे थे, और वह था आनंद और संध्या का विवाह। यह बात आनंद और संध्या से भी न छिपी थी। वे राय साहब की सहमति को जान चुके थे। संध्या से हर भेंट आनंद को लक्ष्य के निकट ला रही थी। चाय के पश्चात सब अपनी धुन में खोए थे। आनंद अवसर पाकर चुपके से कार की ओर बढ़ा, जहां संध्या बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। आनंद समीप पहुंचकर बोला, क्यों, अच्छी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। और फिर हल्का भूरा रंग तो मेरा प्रिय रंग है। तभी तो लाया हूँ यह रंग, सादा सा। तुम्हें भी तो सादापन अत्यंत प्रिय है तो चमकीले भड़कीले रंग तो मुझे भी नहीं भाते, परंतु कभी कभी इनकी चमक आकर्षित भी कर लेती है महोदय। संध्या ने कुछ ऐसे ढंग से उत्तर दिया कि आनंद हंस पड़ा और बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक बात मानोगी? क्या? संध्या ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। चलो नई कार में घूमने चलें। पापा से जाकर पूछा हूँ। कैसी विचित्र बातें करती हो, यह भी भला कोई पूछने की बात है? तो यूँ ही चलूँ क्या? नहीं तो क्या, निशा को तो घर तक छोड़ने तुम्हें जाना ही होगा। बहाना बनाकर चोरों की भांति चलें? तो ना, सही रहने दो। सामने से आती निशा को देखकर आनंद ने मुंह बनाते हुए कहा और भीतर की ओर चला गया। राय साहब ने उसे देखकर पूछा, क्यों, संध्या को कैसी जची? मेरे सामने तो वह अच्छी ही कहेगी। और हाँ राय साहब, ड्राइवर का क्या करना होगा? गाड़ी ले दी है तो इसको चलाने वाला भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो गाड़ी उस समय तक नहीं, उसे तो ले लो। अभी रजिस्ट्रेशन इत्यादि में भी तो दिन लग जाएंगे। यदि ड्राइवर शीघ्र ना मिला तो आपको ड्राइवर बना लेंगे। पास खड़ी रेनू बोल उठी। हट दुष्ट कहीं की, मालकिन ने रेनू को डांटते हुए कहा। राय साहब यह सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर आनंद की ओर देखते हुए बोले, तो इसमें हानि ही क्या है? इसी बहाने हम भी मोटर चलाना सीख लेंगे। आनंद उनसे विदा होकर मोटर की ओर बढ़ा। निशा और संध्या वहाँ न थीं। आनंद ने इधर उधर देखा, किंतु वे कहीं दिखाई न दीं। विवश खिन्न मन से मोटर स्टार्ट की और फाटक से बाहर निकल गया। गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि सामने पटरी पर संध्या और निशा पैदल चलती हुई दिख पड़ी। आनंद ने चाहा कि गाड़ी को दौड़ाकर आगे बढ़ जाए, किंतु इससे पहले ही दोनों ने मुड़कर
उसे आते देख गाड़ी खड़ी करने के लिए संकेत किया। आनंद ने गाड़ी बिल्कुल उनके समीप रोक ली और संध्या को देखते हुए गंभीरतापूर्वक बोला, कहिए। देखिए, हमें सामने चर्च तक जाना है, यदि लिफ्ट दे सकें तो। ओ समझा, परंतु मेम साहब, यह गाड़ी मेरी नहीं राय साहब की है और उनकी आज्ञा के बिना किसी को लिफ्ट देना उचित ना होगा। तो क्या हुआ, एक दिन हमारे लिए चोरी ही सही। नहीं मेम साहब, मुझ गरीब की नौकरी का प्रश्न है, मैं अपने पेट पर स्वयं लात कैसे मार सकता हूँ। घबराइए नहीं, यदि राय साहब ने नौकरी से जवाब भी दे दिया तो हम अपने पास रख लेंगे। आप क्या देंगी मुझे, केवल 2 समय का खाना? राय साहब तो मुझे वह सब कुछ देने वाले हैं जो आप क्या दे पाएंगी। हम भी तो सुने क्या। अपनी लाडली अर्थात हमें अपना आनंद, संध्या चिल्लाई और निशा को खिलखिलाते देखकर लजा गई। आनंद ने हाथ बढ़ाकर मोटर का द्वार खोला और दोनों हंसती हुई भीतर आ बैठीं। निशा को घर छोड़कर आनंद ने मोटर समुद्र की ओर मोड़ दी। दोनों कुछ समय तक मौन बैठे रहे। आनंद गाड़ी में लगे दर्पण में संध्या के मुख के भाव देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके कपोलों पर एक रंग आता और दूसरा जाता। अंत में आंचल की उंगलियों में लपेटते हुए बोली, आनंद, यह आपने अच्छा नहीं किया। ओह, आनंद ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। पर आपने गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। तुम पीछे अकेली और मैं। परंतु मेरा आशय यह ना था। वह बात काटते हुए बोली, मैं तो उस बात को कह रही थी जो आपने निशा के सम्मुख कह दी। बस इसी पर बिगड़ बैठी। आनंद ने एक ठहाका लगाया और फिर बोला, संध्या आगे आओ। नहीं, यहीं ठीक हूँ, वह गंभीर मुद्रा में बोली। अब आ भी जाओ, आनंद ने उसे बाँह से खींचते हुए कहा और कुछ हट के पश्चात उसे फ्रंट सीट पर अपने साथ बिठा लिया। परंतु उसमें झूठ ही क्या था। आनंद ने पुनः गाड़ी चलाते हुए कहा, झूठ हो या सच, पर यह रहस्य ही रहना चाहिए। वह क्यों? इसलिए कि यह बात कहीं वायु में उड़कर ही ना रह जाए। तो तुम ऐसा भी सोचती हो? आप पुरुषों का क्या भरोसा, जब मन चाहा बोरिया बिस्तर समेटा और चल दिए। इसमें हमारा क्या दोष? यदि किसी सराय में आराम और सुख ना मिले तो यात्री बेचारे के पास उपाय ही क्या रह जाता है। यदि किसी का हृदय ही अशांत हो तो सराय की सुविधाएं उसे क्या सुख देंगी। सराय से मन का उठ जाना वहाँ के कष्टों पर नहीं, वरन किसी सुंदर विश्राम घर की चमक दमक पर निर्भर है। ओ, तो आज आप हमें निरुत्तर करके ही छोड़ेंगी। लो, मैंने हार मानी। परंतु इस हार में तो आप ही की जीत छिपी है। बातों बातों में दोनों समुद्र तट पर पहुंच गए। आनंद ने गाड़ी एक ओर लगा दी और संध्या को खींचकर पानी की ओर ले चला। दोनों के हृदय सागर की उठती तरंगों के समान उल्लास से उछल रहे थे। संध्या सैंडल उतारकर साड़ी को घुटनों तक उठा पानी में उतर गई और संकेत से आनंद को अपने समीप बुलाने लगी। उसने न आने पर स्वयं खींचकर उसे लहराए में मिल ले गई। आनंद चिल्लाया। उसकी पतलून और जूते सब भीग गए, परंतु संध्या ने एक न सुनी। पानी की एक बड़ी उछाल आई और दोनों को सिर से पांव तक भिगो गई। दोनों एक दूसरे को थामे मौन खड़े रहे, मानो उछाल के उतार के साथ ही यौवन का उत्साह बह गया हो। संध्या ने शरीर से चिपके हुए कपड़ों को ठीक करने का व्यर्थ प्रयत्न किया और धीरे धीरे पांव उठाती तट की ओर बढ़ी। तट पर बिछी एक बेंच पर बैठकर वे अपने कपड़ों को निचोड़ने लगी। घर वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगी? संध्या ने दृष्टि नीचे किए हुए पूछा। कह देना समुद्र में कूदी थी। किस लिए? शरीर से ज्वाला जो भड़क रही थी। फायर ब्रिगेड नहीं तो समुद्र ही सही। चलिए हटिए, आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे तो भय से प्राण निकले जा रहे हैं। प्रेम का दूसरा नाम ही उपहास है। तो आप प्रेम की पवित्र भावना को उपहास समझते हैं? मैं तो नहीं। वैसे है ये कुछ ऐसी वस्तु, कुछ व्यक्ति को इसे स्वर्ण जल भी बोलते हैं। तो जाइए, छली कहीं के। संध्या मुंह फेरते हुए बोली। बस बिगड़ने लगीं। यदि बात बात पर यूँ बिगड़ोगी तो जीवन क्यों कर कटेगा। रोते चिल्लाते और कभी मार पिटाई में भी। संध्या ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। तब तो खूब कटेगी।
घर में रेडियो की आवश्यकता ना होगी। रेडियो तो एक और रसोई घर में बर्तन भी साथ देंगे। अति सुंदर। पड़ोसी सिनेमा तक जाना छोड़ देंगे और हमारी आय बढ़ेगी। क्या इस नाटक पर टिकट लगेगा? क्यों नहीं, किसी के बाबा के नौकर हैं जो दिन रात खेला मुफ्त में दिखाएंगे। बाबा के नौकर? धंधा तो इतना पसार रहे हो, पर हम दोनों करेंगे क्या क्या? सच ही है, स्त्रियों की बुद्धि चुटिया में होती है। वह जो 4-6 नन्हे मुन्ने होंगे वे किस काम आएंगे? यह सुनते ही संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ ही आनंद भी। बातों बातों में दोनों कहाँ पहुँच गए थे। इन बातों में उन्हें कितना आनंद मिल रहा था। संध्या, आनंद ने उसके कंधे को धीरे से छूते हुए कहा, यदि आज तुम हंस न देती तो मैं हारने वाला न था। वह तो अच्छा रहा, जीत मेरी रही। देखिए वह क्या है। नीलकंठ बहुत सुंदर पक्षी है। क्या वह इस पेड़ से उड़ा है? जी, ना जाने यहाँ कब से बैठा हमारी बातें सुन रहा था। तो क्या हुआ, मूक पक्षी किसी से कहेगा थोड़े ही। संसार वालों से तो नहीं, परंतु इंद्रलोक में हमारे प्रेम की चर्चा तो अवश्य करेगा। संध्या, एक बात कहूँ? कहिए। आज से हम अपने प्रेम को नीलकंठ की संज्ञा देते हैं। और हाँ, जीवन में हमने यदि कभी कोई मकान बनाया तो उसका नाम भी नीलकंठ ही रखेंगे। तो अब स्त्रियों की बुद्धि भी दूर तक सोचने लगी और फिर दोनों हंस पड़े। दोनों की दृष्टि समुद्र की तरंगों पर पड़ी जो अब शांत हो चुकी थीं और दूर किसी मछेरे का आशा भरा गीत सुन रही थीं जो तट की ओर नाव खेता बढ़ा आ रहा था। संध्या आनंद का सहारा लेकर उठी और दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। संध्या जब घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। वह भीगी बिल्ली के समान दबे पांव सबकी दृष्टि से बचती अपने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने किवाड़ खोलने को हाथ बढ़ाया, किसी का स्वर सुनकर वह कांप गई। वह मालकिन थी जो इतनी देर से आने का कारण पूछ रही थी। मम्मी, जरा निशा के घर देर हो गई। संध्या ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। तुम तो भीग रही हो, क्या बाहर वर्षा हो रही है? हाँ मम्मी, मार्ग में इतनी जोर की वर्षा आ गई कि। पर मम्मी को मुस्कुराते देखकर वह चुप हो गई। जान पड़ता है कि आज मेरी बिटिया झूठ बोल रही है। तो मैंने कब कहा यह सब सच है? संध्या की बात सुन मालकिन की हंसी छूट गई। उसे देखकर संध्या भी हंस पड़ी और अपनी बाहें उनके गले में डालकर बोली, माँ, मेरी अच्छी माँ, तू बुरा तो नहीं मान गई? आज आनंद बाबू के संग गई थी समुद्र तट पर। वह हठपूर्वक मुझे संग ले गए थे। मैं तो चलकर ही जा रही थी, परंतु उन्होंने नई कार का पट खोल दिया। अब ऐसे में करती भी क्या मैं मम्मी? संध्या कहते कहते मौन हो गई। उसने देखा मम्मी उसकी बातों से अधिक उसके चेहरे को ध्यानपूर्वक देख रही हैं। संध्या लजाकर अलग हो गई और बोली, मैं मूर्ख भी जाने क्या बके जा रही हूँ। अच्छा अब जा, शीघ्र कपड़े बदल ले, कहीं सर्दी ना लग जाए। अच्छा मम्मी, पापा से तो? संध्या ने प्रार्थनापूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, कुछ ना कहूँगी, पर अभी से इतना मेलजोल रखना उचित नहीं। संध्या ने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया और भीतर चली गई। द्वार बंद करते ही उसने मम्मी की आहट सुनने के लिए कान द्वार पर लगा दिए और तत्पश्चात चटकनी लगाकर सामने दर्पण में अपना रूप निहारने लगी। बिखरे बाल, भीगे कपड़े, ओठों पर चंचल मुस्कान और आंखों में किसी से प्यार की लौ, क्या दशा हो रही थी। स्वयं वह लजा गई और झट दर्पण से मुख मोड़ अपने कपड़ों की अलमारी खोली। ज्यों ही उसने भीगी साड़ी शरीर से हटानी चाही, किसी के स्वर ने उसे चौंका दिया। जरा बत्ती तो बंद कर ली होती। यह रेनू थी जो एक ओर बैठी पड़ रही थी। संध्या उसे देखते ही बोली, दुष्ट कहीं की, मेरे तो प्राण सुखा दिए तूने। मैं समझी न जाने कौन है। संध्या को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई और हाथ बढ़ाकर उसने बत्ती बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। संध्या ने तौलिए से गीला शरीर पहुँचते हुए कहा, रेनू। हाँ दीदी। यदि कोई तुम्हें इस अंधेरे में पढ़ने के लिए कहे तो क्या तुम पढ़ लोगी? दीदी, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम ही कहो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या? हाँ रेनू, कमरे की प्रत्येक वस्तु, जैसे तुम्हारी पुस्तकें, मेज पर रखे फूल। बस बस, मैं समझ गई। क्या? संध्या ने ब्लाउज के बटन बंद करते हुए पूछा। तुम अवश्य किसी अन्य स्थान का प्रकाश चुरा लाई हो, जिससे यह सब तुम्हें दिखाई दे रहा है।
तुम ठीक कहती हो रेनू, संध्या ने उजाला करते हुए कहा। उजाला होते ही कमरा जगमगा उठा और रेनू संध्या की ओर देखती ही रह गई। उसकी दीदी रात्रि को काली साड़ी में यूं दिखाई दे रही थी मानो बादलों में चांद। दोनों मौन भाव से एक दूसरे को निहारने लगे। मालकिन के स्वर ने दोनों की शांति भंग कर दी और दोनों बाहर जाने को बढ़ीं। कदाचित भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। रेनू डाकिये के हाथ के तार का लिफाफा लेकर बाग प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ी, जहां राय साहब, मालकिन और संध्या बैठे शाम की चाय पी रहे थे। रेनू के हाथ में लिफाफा देखकर संध्या ने पूछा, कौन आया है? पोस्टमैन, पापा का तार लाया है। लिफाफा पापा के हाथ में थमाते हुए रेनू एक ही सांस में सब कह गई। सबकी दृष्टि राय साहब के मुख पर जम गई, जो तार देखकर पीला पड़ चुका था। तार पकड़ते ही उसके मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और साथ ही सबकी रुकी सांस चलने लगी। मालकिन ने झट पूछा, किसका है? बेला का, कल सांझ की गाड़ी से आ रही है। तार संध्या के हाथ में देते हुए राय साहब ने प्लेट से एक लड्डू उठाकर मुंह में डाल दिया। रेनू तो सुनकर नाचने ही लगी। कल मेरी दीदी आएगी, और नाचते नाचते पड़ोस में चली गई। बेला संध्या से छोटी तथा रेनू से बड़ी थी। राय साहब जी दिल्ली से घर बदलकर बंबई आए तो उन्हें बेला को विवश होकर हॉस्टल में छोड़ना पड़ा। बीए का अंतिम वर्ष था और बंबई विश्वविद्यालय की पढ़ाई दिल्ली से बिल्कुल भिन्न थी। कल वह परीक्षा समाप्त होने के पश्चात पहली बार बंबई आ रही थी। सायंकाल जब आनंद उसके यहाँ आया तो रेनू ने सर्वप्रथम उसे यही समाचार सुनाया। आनंद ने बातों ही बातों में संध्या से पूछा, कैसी है तुम्हारी बहन? जैसे हमारी नई गाड़ी, संध्या ने दबी मुस्कान में उत्तर दिया। वाह, यह गाड़ी व बेला की तुलना अनोखी है। तो देख लेना, जैसे हमारी गाड़ी लेटेस्ट मॉडल की है वैसे ही मेरी बहन फैशन में है, सारे कॉलेज में प्रथम है। तब तो परीक्षा में भी प्रथम आएगी। आनंद की बात सुनकर संध्या की हंसी छूट गई। आनंद ने धीमे स्वर में कहा, जान पड़ता है कि बेला से तुम्हें कुछ डर है। भला वह क्यों? इसलिए कि उसके उपहास में तुम्हें आनंद आता है। मैं तो आपके कहने के ढंग पर हंस पड़ी, वरना आप ही कहें, क्या कोई अपनी बहन से ईर्ष्या करता है, और फिर वह भी छोटी बहन से? कल कौन सा दूर है, सब प्रकट हो जाएगा। और हाँ, तुम तो स्टेशन जाओगी ना? और आप भी। रेनू यह कहते हुए उनकी ओर बढ़ी, जो शायद खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। दोनों ने मुड़कर उसे देखा। दोनों को अपनी ओर अपलक यूं देखते हुए रेनू फिर बोली, हाँ, आपको भी जाना होगा। पापा कह रहे थे हमारी बेला नई गाड़ी से घर आएगी। तो इसमें मेरा क्या काम? आनंद रेनू की चुटकी लेते हुए बोला। ड्राइवर के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? यह कहते हुए रेनू भाग गई। चल नटखट कहीं की, कहकर उसे संध्या ने पकड़ने का विफल प्रयास किया और दोनों हंस पड़े। फिर दूसरी सांझ संध्या और आनंद को ही स्टेशन जाना पड़ा। राय साहब ऑफिस में काम की अधिकता के कारण समय पर ना पहुंच सके और मालकिन वैसे ही बाजार जाने से कतराती थी। स्टेशन पर पहुंचकर आनंद ने मोटर की चाबी निकालते हुए पूछा, परंतु संध्या, जब बेला पूछेगी कि कौन हूं तो क्या कहोगी? हमारा ड्राइवर। संध्या ओठों पर एक चपल मुस्कान लाते हुए बोली। सुंदर। कुछ समय हास परिहास ही रहेगा। शीघ्रता से दोनों पूछताछ कार्यालय की खिड़की पर पहुंचे और आनंद ने दिल्ली एक्सप्रेस के आने का समय पूछा। वह तो आ चुकी। कब? अभी अभी। संध्या तीव्रता से भीतर भागी। आनंद रुककर भीतर से निकलने वाले यात्रियों को ध्यानपूर्वक देखने लगा। आने वाली हर युवती उसे बेला ही जान पड़ती, परंतु उसके संग किसी को देखकर हर बार उसे अपना अनुमान बदलना पड़ता। इतने में इसकी दृष्टि दूर प्लेटफॉर्म पर खड़ी संध्या पर पड़ी, जो कुली से सामान उठवा रही थी। पासी पीठ किए एक लड़की सलवार समीज पहने उससे बातें कर रही थी। तो बेला आ गई। आनंद के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वह धीरे धीरे पांव बढ़ाता कार की ओर बढ़ा, इस विचार से कि बेला उसे ड्राइवर समझे कि उसके माथे पर श्वेत बिंदु झलक उठे। अभी वह सोच ही रहा था कि किसी की आहट ने उसे चौंका दिया। वे दोनों निकट आ पहुंची थीं। बेला से आंखें चार होते ही वह स्तब्ध सा रह गया। आधुनिक फैशन की युवती, अलौकिक सौंदर्य, जिसकी एक दृष्टि ही देखने वालों को बेसुध बनाने के लिए पर्याप्त हो। बेला का अछूता माधुर्य एक ही झलक में बिजली सी भांति चकाचौंध सा कर गया। दोनों एक दूसरे को देखा और क्षण भर के लिए देखते ही रह गए। कुली ने सामान मोटर के पीछे रखा। बेला और संध्या मुस्कुराती हुई पीछे की सीट पर बैठ गईं।
बेला तो इस गाड़ी को देखकर फूली ना समा रही थी। जब गाड़ी पार्किंग स्टैंड से उतरकर पक्की सड़क पर आई तो बेला ने धीमे स्वर में पूछा, परंतु दीदी, आप कौन हैं? ओ, हमारा ड्राइवर। क्या कहा, ड्राइवर? आश्चर्य से बेला उसे देखते हुए बोली। हाँ, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? कुछ नहीं, यूं ही। बेला खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, दीदी, पापा ने गाड़ी तो गाड़ी, ड्राइवर भी लेटेस्ट मॉडल का रखा है। संध्या उसकी यह बात सुन तनिक घबरा सी गई। कहीं आनंद बुरा ना मान जाए इस उपहास का। बेला फिर कहने लगी, और हाँ दीदी, यह ड्राइवर कुछ अनाड़ी सा ज्ञात होता है। देखो ना, भय से उसका पसीना छूट रहा है। यह क्या कह रही हो? हाँ, देखकर सामने दर्पण में रंग पीला और माथे पर पसीना। संध्या ने सामने लगे दर्पण में देखा। आनंद की दशा सच ही ऐसी थी। उसी क्षण आनंद ने रूमाल से पसीना पोंछ लिया। गाड़ी रुकते ही बेला बाहर निकली। मम्मी पापा और रेनू पहले से ही उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेला भागकर पापा से लिपट गई। उन्हें छोड़ जैसे ही वह मम्मी से गले मिल रही थी, उसने संध्या तथा आनंद को गाड़ी से अपना सूटकेस उतारते देखा। बेला झट से बोली, दीदी रहने दो, ड्राइवर स्वयं ही रख लेगा। ड्राइवर? आश्चर्य से राय साहब के मुख से निकला। मेरा आशय, बेला कहते कहते रुक गई। संध्या उसे मौन रहने का संकेत कर रही थी। समय की कठिनाई का अनुमान लगाकर वह उसकी बात काटते हुए बोली, पापा, बेला शायद इससे अनजान है कि अभी तक हमारे पास ड्राइवर नहीं है, इसलिए आज आनंद साहब को कष्ट उठाना पड़ा। राय साहब कृतज्ञतापूर्वक आनंद की ओर देखकर बोले, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। भला यह भी कोई बड़ा कार्य था? ओ, आप मिस्टर आनंद? विस्फारित नेत्रों से देखते हुए बेला ने कंपित स्वर में कहा। क्या? संध्या ने इनके विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? यह मिस्टर आनंद हैं, जनरल मोटर कंपनी के मैनेजर, और यह गाड़ी भी इनकी ही रुचि की है। ओह, नमस्ते। दीदी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। इस बात पर सब हंस दिए। बेला और आनंद संध्या की ठिठोली पर और राय साहब और मालकिन इस बात पर कि बेचारी कहती भी तो क्या। आनंद मेरा कौन है? दृष्टि नीचे किए संध्या छेंपकर भीतर चली गई और चाय का प्रबंध करने लगी। पापा ने बेला को मुंह हाथ धोकर निपटने को कहा और स्वयं चाय की मेज पर आए। आनंद ने गाड़ी गैरेज में खड़ी करने की अनुमति लेकर उसे गैरेज में बंद कर दिया। जब उसने गैरेज से निकलकर बैठक में प्रवेश किया तो सामने खड़ी बेला उसे देख मुस्कुराकर बोली, आप बुरा तो नहीं मान गए? किस बात का? आनंद ने उसी भाव में कहा, मेरी अशिष्टता का। इसमें आपका क्या दोष? आनंद बात पूरी करते हुए बोला, यह शरारत तो संध्या की थी। इस पर दोनों मुस्कुरा दिए। बेला अपने सूटकेस को खोलने का बार बार प्रयत्न कर रही थी। आनंद ने उसे प्रत्येक बार विफल होते देखकर आगे बढ़ एक ही झटके में ताला खोल दिया। बेला ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। आप दिल्ली में किस कॉलेज में पढ़ती थीं? लेडी इरविन, और वह भी हॉस्टल में। ओह, तो आपको हॉस्टल का जीवन अति प्रिय है? जी, वह जीवन ही कुछ और है। बेला की यह बात कहते हुए उन दिनों की स्मृति ताज़ा हो गई। आनंद उसकी पतली पतली उंगलियों को देख रहा था, जो सूटकेस में से एक हल्के रंग की साड़ी खींच रही थी। खोई सी दशा में जैसे ही बेला ने साड़ी खींची, कुछ पत्र पत्रिकाएं बाहर आ गिरीं। इससे पहले कि बेला उन्हें उठाती, आनंद ने उन्हें उठा लिया और उनके नाम पढ़ने लगा। फिल्म इंडिया, फैशन एंड ब्यूटी और फोटो प्ले। खूब रुचि पाई है। छोड़िए, पापा चाय के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेला ने पत्रिकाएं अपने हाथ में लेते हुए कहा। आनंद मुस्कुराते हुए उठा और लंबे लंबे डग भरता हुआ खाने वाले कमरे की ओर बढ़ गया। बेला उसे जाते हुए देखती रही। आनंद उसके मधुर सपनों की व्याख्या, उसके अंधेरे आकाश में चमकता हुआ तारा, वह सहसा गंभीर हो गई। कहीं मुझसे पहले दीदी ने तो इनके मन में स्थान नहीं पा लिया, परंतु दीदी लज्जा और संकोच की प्रतिमा। तुम अभी तक यहीं हो? संध्या के स्वर ने उसे चौंका दिया। अभी आई दीदी, तुम चाय आरंभ करो। बाथरूम की ओर जाते हुए बेला बोली। चाय पीते समय मेज पर बैठे बेला और आनंद की दृष्टि बार बार मिल जाती। आनंद रोमांचित हो उठता और बेला मुस्कुरा देती। जब भी वह छिपी दृष्टि से संध्या को देखता
कि कहीं वह यह सब देख तो नहीं रही, तो वहाँ भी ओठों पर मुस्कान ही पाता। दोनों बहन के ओठों पर मुस्कान खेल रही थी। अंतर केवल इतना था कि एक की मुस्कान चंचल थी, बिजली की भांति कौंधने वाली, दूसरी सौम्य और शांत फूलों पर फैली ज्योत्सना की भांति। आनंद बैठा मन ही मन दोनों की तुलना कर रहा था। बेला की आंखों में मादकता और संध्या के नैनों में संकोच। कितनी भिन्नता थी दोनों में। एक में ज्वाला थी और दूसरी ओस। एक ओर उठती घटाएं और दूसरी ओर रिमझिम फुहार। एक गरजता झरना थी और दूसरी शांत निर्मल स्रोत। कल्पना के सागर में डूबा आनंद यह भी भूल गया कि वह सबके साथ बैठा चाय पी रहा है, जबकि दृष्टि उसी पर लगी हुई थी। राय साहब मौन तोड़ते हुए बोले, संध्या। हाँ पापा। सब राय साहब की ओर देखने लगे। आनंद की चाय का प्याला खाली हो गया है और तुम्हें ज्ञात भी नहीं। ओ, संध्या लजा गई। आनंद अभी कुछ कह भी न पाया था कि संध्या ने केतली की ओर हाथ बढ़ाया। बेला ने उसे रोक दिया और केतली स्वयं उठाते हुए बोली, संध्या के हाथों की बनी चाय तो बहुत पी चुके। यदि अनुचित ना हो तो यह प्याला मैं बना दूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबने एक साथ कहा। बेला जब चाय डाल रही थी, आनंद की दृष्टि बार बार बेला पर जा पड़ती। गर्म चाय से निकलता हुआ धुआं बेला के केशों में ऐसे विलीन हो रहा था जैसे श्वेत बदली काली घटाओं में समा रही हो। आनंद के चले जाने के उपरांत दोनों बहनें अपने कमरे में चली आईं। यात्रा की थकान के कारण बेला तो कंबल ओढ़कर लेट गई, किंतु संध्या उसके समीप ही बैठकर स्वेटर बुनने लगी। दीदी, बेला ने करवट लेकर पुकारा। हाँ बेला, यह आनंद साहब क्या यहाँ प्रतिदिन आते हैं? नहीं तो सप्ताह में एक दो बार, नहीं तो वे तो यहीं रहते हैं। कहाँ? बेला विस्मय से कुछ उठते हुए बोली, इस घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में। हट जाओ। वह एक दीर्घ निश्वास लेते हुए फिर लेट गई। मैं झूठ थोड़े ही कह रही हूँ, तुम ही कहो, क्या तुम्हारे मन को नहीं भाए? मन भाए? बेला ने यह कह लाश से मुंह सिरहाने में छुपा लिया। 2 क्षण मौन के पश्चात बोली, नहीं। वह क्यों? रुचि अपनी अपनी। बेला ने कंबल ओढ़ लिया और अंधेरे में मुंह छुपा कल्पना में आनंद के चित्र बनाने लगी। आनंद की भेंट ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। चुपचाप पास लेटी बेला को देखते संध्या सोचने लगी कि बेला ने झूठ कहा था। यदि उसे आनंद भाया नहीं होता तो वह उसके विषय में पूछती ही क्यों? संभव है मम्मी ने बेला को आते ही सब कुछ बता दिया हो और वह केवल उसे छेड़ने को कह रही हो। इस विचार से संध्या मन ही मन मुस्कुरा उठी। करती भी क्या? व्यक्ति का जीवन बालू की अट्टालिका और आशा पर ही तो निर्भर है। अगले दिन सायंकाल बेला बाथरूम में खड़ी नल पर हाथ धो रही थी कि अकस्मात उसकी दृष्टि बाहर फाटक पर पड़ी, जिसे आनंद भीतर से बंद कर रहा था। उसे देखते ही उसके ओठों पर की गंभीरता मुस्कान में परिवर्तित हो गई और वह शीघ्र हाथों से साबुन उतारने लगी। सहसा उसके हाथ रुक गए और वह उन्हें नल के नीचे ही रखे बाहर की ओर एकटक देखने लगी। संध्या आनंद का अभिवादन कर रही थी। आनंद ने उसकी चुटकी ली और दोनों मुस्कुराते हुए भीतर आ गए। बेला ने अनुभव किया कि किसी अज्ञात भावना ने उस पर अधिकार कर लिया है। सहसा उसे विचार आया, क्या दीदी और आनंद को एक साथ देखकर वह ईर्ष्या करने लगी है? यह विचार आते ही वह मुस्कुरा दी। यदि दीदी उससे ऐसे संबंध रख सकती है तो भला उसे कौन रोकेगा? मुझे देखकर भी तो आनंद के ओठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और फिर मैं दीदी से अधिक सुंदर भी हूँ। यदि दीदी उसके मन पर अधिकार कर सकती है तो क्या मैं उसके मन में प्रेम की आग नहीं लगा सकती? ऐसे ही विचित्र और गलत विचार बार बार बेला के मस्तिष्क में चक्कर काटते। दीदी को आनंद के समीप देखकर उसका मन भी आनंद से खेलने को चाहता। वह भी चाहती कि कॉलेज की मीठी बातें सुनाकर उसके साथ हंसे, परंतु क्या दीदी उसे इसका अवसर देंगी भी? यह विचार आते ही वह मन ही मन मुस्कुरा दी। जो ही वह अपने कमरे की ओर जाने को मुड़ी, आनंद के शब्दों ने उसके पांव रोक दिए। हेलो बेबी, आनंद ने बेला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हेलो मिस्टर ड्राइवर, बेला ने अंतिम शब्द पर दबाव देते हुए उत्तर दिया। बेला, संध्या ने एक कड़ी दृष्टि से बेला को देखते हुए कहा। क्यों दीदी, क्रोध क्यों? यह तो मैं हंसी में कह रही थी। बेला झट से बोली।
हंसी नहीं, यह अशिष्टता है। बड़ों को सदैव आदर से संबोधित करते हैं। ओ, अब समझी। जब संध्या दूसरे कमरे में चली गई तो बेला ने लंबी सांस खींची और तिरछी दृष्टि आनंद पर डालते हुए उसके पास आकर बोली, बालकों की भूल तो बड़े सदा क्षमा कर देते हैं। भूल? कैसी भूल? आनंद घबराहट में बोला। आप क्यों कांपने लगे? भूल तो मुझसे हुई है। कौन सी? आनंद ने अपनी घबराहट मुस्कान में छुपाते हुए कहा, आपको ड्राइवर जो कह दिया। ओह, इसमें क्या हुआ? जैसे बेबी वैसे ड्राइवर। दीदी को तो ना जाने क्यों मेरी बात भाती ही नहीं। दीदी जो ठहरी, बड़े छोटों को डांटने डपटने का अधिकार रखते ही हैं। इस पर दोनों हंस दिए। बेला हंसी रोकते हुए बोली, चलिए, अब आप तो यहीं जमकर रह गए। ओह, मैं तो भूल ही गया, हमें विलम्ब हो रहा है। कहाँ के लिए? मैं और संध्या थिएटर जा रहे हैं। यदि बुरा ना समझें तो मैं भी चलूं। तुम? हाँ हाँ, किंतु पापा से पूछ लो। आप घबराइए नहीं, मैं कोई उनकी सौतेली बेटी हूँ। बेला उछलती हुई बाहर जाने को बढ़ी, परंतु एकाएक ही रुक गई। आनंद पांव उठाते हुए उसके निकट आ गया। वह चंचल भाव में बोली, मैं आपके संग चलूं? यह आप मन से कह रहे हैं क्या? हाँ, तो भला तुम्हें संग ले जाने को किसका मिलना चाहेगा? बेला अपनी प्रशंसा सुनकर फूली ना समाई और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की ओर भागी। वहाँ संध्या पहले से तैयारी में लगी थी। बेला ने भी झट अलमारी खोली और कोई अच्छी सी साड़ी टटोलने लगी। संध्या ने आश्चर्य से पूछा, बेला, कहाँ की तैयारी है? थिएटर, आनंद संग ले जा रहे हैं। क्यों दीदी, चलूँ मैं भी? नहीं। क्यों? पापा तुम्हें जाने ना देंगे। तो क्या तुम चोरी से जा रही हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। वाह, तुम्हारे संग जाने को कौन कह रहा है? मैं तो आनंद। बेला कहते कहते रुक गई। संध्या जा चुकी थी। बेला ने शीघ्र नई साड़ी पहनी और बालों में रिबन लगा नीचे उतर आई। आनंद और संध्या राय साहब के पास खड़े कदाचित जाने की अनुमति ले रहे थे। बेला भी उनके पास जा खड़ी हुई और प्रार्थना भरे स्वर में बोली, मैं भी जाऊं पापा? नहीं, राय साहब ने तनिक कठोर स्वर में कहा। बेला ने आशापूर्ण दृष्टि में आनंद की ओर देखा, जो उससे आंखें न मिला सका, और राय साहब से बोला, जाने दीजिए, टिकट तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए, इसे अध्ययन करना है। इन बातों के लिए बड़ा समय पड़ा है। राय साहब का यह दृढ़ निश्चय देखकर दोनों चुपचाप चले गए। बेला जन भुल कर रह गई। अपने कमरे में लौटकर उसने क्रोध में कपड़े बदले और पुस्तक ले बिस्तर पर बैठ गई। खाने के लिए नौकर बुलाने आया तो उसे डांटकर भगा दिया। बेटी को मनाने जब मम्मी आई तो किवाड़ बंद कर लिया, और जब पापा का स्वर सुनाई दिया तो बत्ती बुझाकर लेट गई। पापा ने एक दो बार पुकारा, किंतु वह मौन रही। जब सब हार कर चले गए तो अंधेरे में लेटी बेला कल्पना में आनंद के चित्र बनाने लगी। उन सुनहरे सपनों में खोई बेला की न जाने कब आंख लग गई। बाहर किसी धमाके से उसकी नींद खुल गई। अंधेरे में घूमती हुई उसकी दृष्टि जब एकाएक सामने दूसरे पलंग पर पड़ी तो उसने उसे खाली पाया। तो क्या संध्या अभी तक नहीं लौटी? किंतु वह भीतर आती ही कैसे? किवाड़ तो अंदर से बंद था। बेला ने उसी क्षण हाथ बढ़ाया और बत्ती जला दी। कमरे में और कोई न था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। बेला पलंग से उठी। उसने द्वार खोल बाहर झांका। पापा के कमरे से छन के आते हुए उजाले से उसने अनुमान लगाया कि वह अभी सोए नहीं। धीरे से दबे पांव वह सीढ़ियां उतर गई और बाथरूम की ओर चल दी। जैसे ही उसने बत्ती जलाने को हाथ बढ़ाया, वह सिहर उठी। उसकी दृष्टि द्वार के शीशों से बाग में छिपे सीमेंट की बेंच पर पड़ी। आनंद व संध्या एक दूसरे के आलिंगन में बंधे थे। छिटकी चांदी में दो यौवन मदमातों को यूं देख बेला को रोमांच हो आया और कुछ ही क्षणों में ज्वाला भड़कने लगी। आखिर दीदी को इतनी स्वतंत्रता क्यों? तो क्या दीदी आनंद से प्रेम करती है और मेरा उसके साथ जाना उनकी स्वतंत्रता में बाधक है? सबको तो शिक्षा देती हैं, किंतु स्वयं तो। और न जाने यूं ही कितने प्रश्न उसके मस्तिष्क में मंडराने लगे, किंतु प्रत्येक प्रश्न उसके हृदय पटल पर द्वेष की एक गहरी रेखा अंकित कर गया। जैसे ही आनंद ने संध्या के ओठों को छुआ, बेला के शरीर में फुरेरी सी दौड़ गई और उसने आंखें बंद कर ली। उसने भी अपने ओठों पर गिलते अंगारे अनुभव किए।
कुछ समय पश्चात जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह दोनों बेंच छोड़कर द्वार की ओर बढ़े जा रहे थे। बेला दबे पांव अंधेरे में छिप गई। तो क्या अब जाऊं क्या? आनंद ने संध्या का हाथ छोड़ते हुए कहा। मन तो नहीं चाहता, परंतु परंतु आपका जाना ही उचित है। आनंद बात पूरी करते हुए बोला। दोनों की एक हल्की सी हंसी इस सन्नाटे में गूंज गई। दो विवश हृदयों का विवश संसार, कितना उल्लास है इसमें। मन में इन्हीं विचारों को लिए संध्या भीतर गई। आनंद शीघ्रता से पांव बढ़ाता अपनी मोटर की ओर लपका। आज वह अति प्रसन्न था। गाड़ी में बैठते ही उसने सीट पर रखे फूल को उठाया जो कुछ समय पूर्व संध्या के बालों में था। उसमें फूल को सूंघते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ समय पश्चात उसे मोटर में लगे दर्पण में किसी लड़की की छाया दृष्टिगोचर हुई। काल्पनिक संध्या की इस प्रकार गाड़ी में छाया देखकर वह मुस्कुरा उठा। तुरंत ही चौंक कर उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी और विस्मयपूर्वक दर्पण की छाया को देखने लगा। आनंद ने झट से भीतर उजाला किया और मुड़कर पिछली सीट पर देखने लगा। बेला उसे देख मुस्कुरा रही थी। आनंद आश्चर्यचकित उसे देख ही रहा था कि वह बोल उठी। चकित क्यों हैं? मैं हूं बेला। परंतु यहाँ कैसे, कब? सोचा थिएटर तो संग में नहीं ले गए, मोटर में तो ले ही चलेंगे। बाबली तो नहीं हो गई? इतनी रात गए कोई देख ले तो क्या? बेला अथवा संध्या में कोई अंतर नहीं? ओह, अब समझा। क्या दीदी तुम्हें थिएटर नहीं ले गई ना, इसी से तुम रूठी हुई हो? नहीं तो यह अनुमान आपने कैसे लगाया? मेरी आशय है उसकी इच्छा तुम्हारी ही दीदी है, इसमें मेरा क्या दोष? आनंद के इस उत्तर पर बेला हंसने लगी और बोली, यह आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैंने कोई उलाहना तो नहीं दिया। तो फिर अपना अधिकार बड़ों के पश्चात छोटे कैसे? मैं समझा नहीं। अब मेरी बारी है घूमने की। बेला देखो, बालपन मत करो। आधी रात को घूमना। जाओ घर, वचन देता हूँ कल अवश्य ले चलूँगा। तो वचन देते हैं आप? हाँ भाई, अब देर न करो, गाड़ी से उतरो। तो आपको मेरी बात भी माननी होगी क्या? बेला मुस्कुराई और अगली सीट पर आ गई। अभी आनंद असमंजस में ही था कि उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं। एक बार मुझे भी बाहुपाश में ऐसे ही बांध लो जैसे दीदी को। बेला, सुध खो बैठी हो क्या? नहीं, बल्कि आपको सुध में लाना चाहती हूँ। आनंद उलझन में पड़ गया कि क्या करे। फिर बोला, यदि मैं तुम्हारी ये प्रार्थना ना मानूं तो मुझे रैन गाड़ी में बितानी होगी। तो मुझे जाकर राय साहब को सूचित करना पड़ेगा। आप अवश्य जा सकते हैं, बेला ने उद्दंडता से उत्तर दिया। आनंद उसकी यह हट और चंचलता देखकर असमंजस में पड़ गया। अंत में हारकर उसने यह विलक्षण निश्चय स्वीकार करना ही पड़ा। कुछ क्षणों के लिए वे एक दूसरे में लीन हो गए। तीव्रता से चलता श्वास और धधकता हुआ शरीर जब वे अलग हुए तो आनंद ने यूँ अनुभव किया कि मानो कोई एक झटके से उसे स्वर्ग से नरक में फेंक गया हो। जब वह कुछ संभला तो बेला मोटर के नीचे खड़ी उन्मादपूर्वक नयनों से उसकी ओर देख रही थी। एक बात पूछूं? बेला ने चंचलता से कहा। यह थिएटर अच्छा था अथवा यह नाटक? वह थिएटर, आनंद ने धीरे से कहा और मोटर स्टार्ट कर दी। चलते चलते उसने बेला की ओर देखा। वह क्रोध में लाल हो रही थी। वह कुछ दूर तक दर्पण में उसे देखता रहा। बेला अपने छोटे से नाटक की सराहना ना पाकर चुपचाप उदास खड़ी थी। आनंद ने सोचा, जीवन के किसी मोड़ पर कभी कभार ऐसी घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है। उसकी हंसी छूट गई। साहिब, आपसे कोई मिलने आया है, चपरासी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। कौन है? आनंद ने हाथ बढ़ाया। कार्ड नहीं दिया। कोई महिला है? कोई गाड़ी के विषय में या केवल आपसे मिलना चाहती हैं? अच्छा, भीतर भेज दो। चपरासी के बाहर जाते ही बेला भीतर आ गई। बेला तुम? आनंद अवाक सा उसे देखता ही रह गया। आज प्रथम बार वह उसके कार्यालय में आई थी और वह भी अकेली ही। क्या बैठ सकती हूँ? बेला ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। क्यों नहीं, क्या अकेली आई हो? जी, घर में अकेले बैठे मन न लगा तो सोचा आप ही से मिल आऊं। तब मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। भला क्यों? इतने बड़े संसार में मन बहलाने को मुझ पर जो दृष्टि पड़ी। दोनों एक साथ हंसने लगे। दोनों की आंखों में एक विचित्र झलक थी, जिसके प्रतिबिंब में वह दृश्य छुपा था जब एक रात उन्होंने निकट से एक दूसरे के हृदय की धड़कन सुनी थी। एक आकर्षण था जो दोनों को एक दूसरे के समीप ला रहा था।
बातों ही बातों में बेला ने शोरूम देखने की इच्छा प्रकट की। आनंद कुर्सी छोड़ते हुए बोला, सेल्समैन होने के नाते हर गाड़ी की विशेषता पर भाषण तो देना ही होगा, किंतु परिश्रम व्यर्थ जाएगा। वह क्यों? गाड़ी तो लेनी नहीं तुम्हें? यदि ले लूं तो? कुछ क्षण तक मौन रहने के पश्चात बेला ने कहा, कब? अपने विवाह के पश्चात। ओ, आनंद ओठ सिकोड़ते हुए बोला, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे ससुराल वाले धनी होंगे? इसमें संदेह की क्या है? माता पिता ब्याह देखभाल कर ही के तो करेंगे, यूं ही किसी पथिक के साथ पल्लू थोड़े ही बांध देंगे। अब तो समय बदलता जा रहा है। बेला, समय तो चाहे बदल जाए किंतु भाग्य नहीं बदल सकता। तो आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हैं? करना ही पड़ता है। अच्छा छोड़ो भी, क्या विषय छेड़ दिया। आओ तुम्हें मोटर दिखाऊं। आनंद बेला को बारी बारी शोरूम की सब गाड़ियां दिखाने लगा। बेला किसी गाड़ी का हॉर्न बजाकर, किसी के स्टीयरिंग पर बैठकर, किसी की सीट पर उछलती मुस्कुराती अपने मन का उल्लास प्रकट कर रही थी। स्टूडी बेकर की एक गाड़ी में बैठकर बेला ने आनंद का हाथ खींचते हुए कहा, मुझे तो यह गाड़ी अति प्रिय है, तो खरीद लो। आनंद ने खिड़की के निकट मुंह ले जाते हुए कहा, यदि लेने के वाले के पास इस समय पैसे ना हों तो अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु गिरवी रख दे, परंतु उसका मूल्य पाने वाला जौहरी कहाँ मिलेगा? हम भी सुने, वह रत्न है क्या? कौन सा है? मेरा हृदय। बेला की यह बात सुनकर आनंद खिलखिलाकर हंसने लगा। थोड़े समय के लिए वह भूल गया कि वहाँ का मैनेजर है। फिर उसने धीमे स्वर से बेला से कहा, जो हृदय एक गाड़ी के लिए गिरवी रखने को तैयार हो जाता हो, उसकी निजी वास्तविकता क्या है? बेला ने उत्सुकतापूर्वक ऊपर देखा। एक छकड़ा जो समय को गति में चलते चलते बेकार हो चुका हो। बेला यह उत्तर पाकर जल भुन गई। वह व्यंग उसके मन को छलनी कर गया, पर क्रोध को पी गई। पर आनंद उसके मुख पर उद्विग्नता के चिन्ह देखकर मुस्कुरा पड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले गया। थोड़े समय पश्चात दोनों ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे। बेला की दृष्टि में अब वह पहले की चंचलता और नटखटता न थी। अब वह गंभीर मुद्रा में थी। अपने सौंदर्य और हाव भाव से वह चाहे उसके शरीर में एक फुरहुरी सी भर देती, किंतु बातों में उसे पराजित न कर पाई। जब इन्हीं बातों में बेला ने मोटर चलाना सीखने की अभिलाषा प्रकट की तो आनंद ने खंडाला से लौटकर सिखाने का वचन दिया। खंडाला? वहाँ क्या है? माता पिता नगर के जीवन से दूर पर्वतों की घाटी में। क्या करते हैं उजाड़ में वे? खंडाला के छोटे से स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं। सुना है सैर सपाटे के लिए सुंदर स्टेशन है। बहुत सुंदर बेला। कहने को तो बंबई और खंडाला में केवल 80 मील का अंतर है, परंतु वहां जाकर यूं अनुभव होता है मानो कोई बंबई से सैकड़ों मील दूर आ गया हो। काश मैं भी ये देख सकती। इतनी निराश क्यों? वचन दिया, तुम्हें भी एक बार ले चलूंगा। कब? कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहते हैं प्रार्थना में बड़ा आनंद है। बेला आनंद के इस संकेत को न समझ पाई। उसने कुछ और ही समझा, किंतु आनंद का मन दूर कहीं खंडाला की घाटियों में विचर रहा था, जहां वह और संध्या प्रेम की आंख मिचौली खेल रहे होंगे और बेला थकी उदास सी मुंह लटकाए उनकी टो में पीछे पीछे आ रही होगी। साली जो ठहरी। साली का विचार आते ही वह मुस्कुराने लगा, फिर एकाएक चौंक उठा। उसके विचारों की लड़ी टूट गई। बेला उसे पिन चुभो रही थी। जब बेला जाने लगी तो आनंद ने खंडाला के विषय में संध्या को कहने की मनाही कर दी। वह किस लिए? तुम नहीं समझोगी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। क्या? इसे रहस्य ही रहने दो। जाना कब है आपको? कल सायंकाल पूना एक्सप्रेस से। और लौटेंगे कब? सोमवार को। बेला के घर पहुंचने पर संध्या ने विलंब का कारण पूछा तो उसने किसी सहेली के यहाँ का बहाना बनाकर टाल दिया। उसके मन की छिपी गुदगुदी और उसकी आंख स्पष्ट कह रही थी कि वह झूठ कह रही है। संध्या ने उससे अधिक प्रश्न पूछना उचित न समझा। बेला सीधी अपने कमरे में चली गई। उसे विश्वास था कि आनंद इस भेंट के विषय में संध्या से कुछ ना कहेगा, नहीं तो वह इससे खंडाला जाने के विषय में दीदी से कहने को कभी न कहता। सांझ की अंतिम डाक में एक पत्र बेला का भी था, जिसे पढ़ते ही प्रसन्नता से वह उछल पड़ी। उसकी सहेली क्रांति का ब्याह था और उसे पूना जाना होगा 2 दिन पश्चात। पर खंडाला, वह भी तो पूना के मार्ग में ही है। पूना एक्सप्रेस। क्या ही अच्छा हो वह भी कल सायंकाल की गाड़ी पकड़ ले। आनंद का संग रहेगा। वह भागी भागी पापा के पास गई और उनके गले में बाहें डाल प्यार जताने लगी।
राय साहब बेटी का आशय समझ गए। अवश्य किसी बात की अनुमति चाहिए। सिनेमा? कोई साड़ी लेनी है? तो फिर क्या? पापा, मुझे पूना जाना है, और कल सांझ ही। यह कहते ही क्रांति का पत्र उसने उनके सम्मुख रख दिया। अपनी डाक अभी तक न खोली थी। गुलाबी रंग के लिफाफे को उन्होंने फाड़ा और पढ़ने लगे। वह क्रांति के पिता का निमंत्रण पत्र था, जिसमें सबको आने की प्रार्थना की गई थी। उनका जाना तो संभव ना था, किंतु बेला का जाना उन्हें अनुचित न जान पड़ा। वह बेला से बोले, ब्याह तो सोमवार का है, इतवार को प्रातःकाल चली जाना। नहीं पापा, कल सायंकाल की गाड़ी ठीक रहेगी। 1-2 दिन तो पहले ही जाना चाहिए। परंतु सायंकाल में जाना उचित नहीं। गाड़ी पूना रात गए पहुंचती है। तो क्या हुआ? रात को अकेले वहां जाना ठीक नहीं। प्रातःकाल की गाड़ी से ही चली जाओ, दोपहर तक पहुंच जाओगी। बेला ने लाख बहाने बनाए, कभी तैयारी का, कभी बाजार से कुछ लाने का इत्यादि, पर पापा के सामने एक ना चली, और विवश होकर उसे प्रातःकाल की गाड़ी से ही जाना स्वीकार करना पड़ा। उसका मस्तिष्क इसी उलझन में था कि आनंद के संग जाने का कोई साधन बन जाए। रात को जब बेला अपने कमरे में बैठी जाने के लिए वस्त्र संभाल रही थी, तो धीरे से संध्या भीतर आई और एक पत्रिका ले अपने पलंग पर जा बैठी। कुछ क्षण की निस्तब्धता के पश्चात बेला ने पुकारा, दीदी। मुझसे रूठी हुई हो क्या? नहीं तो फिर इतनी चुप क्यों हो? उदास हो रही हूँ, संध्या बनते हुए बोली। आनंद नहीं बाबू नहीं आए इसलिए? पगली, तुम्हारे मुंह में हर समय उन्हीं का नाम रहता है। मेरी उदासी का कारण वह नहीं, तुम हो। मैं क्यों? जा जो रही हो मुझे अकेला छोड़ के। अपना अपना भाग्य दीदी। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि यह चुप्पी, यह बड़प्पन, यह लजीली दृष्टि, क्या रखा है इन सब में? अपने जीवन को बचाने के लिए स्वयं साहस करना चाहिए। नहीं तो क्या? अब तक तो तुम्हारा विवाह हो चुका होता। तो ब्याही जीवन में एक ऐसी वस्तु है जो किसी को प्रसन्न रख सकती है। क्यों नहीं? ब्याह का दूसरा नाम है स्वतंत्रता, अथवा पुरुषों की दासता। यह केवल तुम जैसी संकोचशील देवियों के लिए, हम स्वतंत्र तितलियों के लिए नहीं। बेला, क्या हॉस्टल में भी तुम सदैव ही नटखट थीं? यह तो कुछ भी नहीं दीदी, वहाँ तो हॉस्टल की हीरोइन थी। तभी जाने क्यों तुमसे भय लगता है। भय क्यों? ब्याह में जा रही हो, वहाँ भी यही चंचलता रही तो कोई तुम पर मर न मिटे। परंतु उसके मर मिटने से पहले ही मैं उसे सूचित कर दूंगी। क्या? अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। मेरी बड़ी बहन अभी अविवाहित है। बेला की इस बात पर वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुम्हारे इन्हीं हाव भाव से तो मुझे डर लगता है, और मैं भी तुमसे डरती हूँ। क्यों? कहीं जीवन पथ पर ऐसे ही बैठी सोचती रहीं तो कहीं आगे न निकल जाऊं। घबराओ नहीं, दौड़ने वाले प्राय गिरा करते हैं, और मंद चाल वाले आगे निकल जाते हैं। तुम ठीक कहती हो दीदी। मैं चाहे दौड़ूं चाहे कूदूं, प्रथम ब्याह तुम्हारा ही होगा। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। संध्या विस्मित थी कि बेला पर यह ब्याह का भूत क्यों सवार है। कदाचित इसलिए कि उसकी सखी का ब्याह है। दूसरे दिन प्रातःकाल विवश होकर बेला को पूना मेल पकड़नी पड़ी। मालकिन और संध्या उसे छोड़ने स्टेशन पर गईं। निशा भी संध्या के संग थी। जब गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, मम्मी और दीदी रूमाल हिलाकर बेला को विदा कर रही थीं। उसकी आंखों में आनंद का चित्र घूम रहा था, जो इसी सांझ इसी प्लेटफॉर्म पर किसी को चलती हुई गाड़ी में से देखने को व्याकुल होगा। परंतु वह बेचारा यह न जान पाएगा कि उसकी आंख जिसकी खोज में है वह उससे पहले ही यात्रा आरंभ कर चुकी है। ज्यों-ज्यों गाड़ी की गति तीव्र होती गई, त्यों-त्यों बेला की मानसिक असमंजस भी बढ़ता गया। उसके मस्तिष्क में यह विचार रह रहकर आता, क्या ही अच्छा होता यदि वे दोनों एक साथ ही यात्रा करते। आनंद ने उसके जीवन स्रोत में एक हलचल उत्पन्न कर दी थी। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, बेला को एक युक्ति सूझी। उसने कुली को पुकारा और सामान गाड़ी से नीचे उतार लिया। गाड़ी चली गई तो उसने अपनी भावना डूबती दिखने लगी। यदि मन किसी से मिलने को व्याकुल हो तो यह व्यवस्था कैसी। वह विचार आने पर उसने कुली को सामान उठाने का संकेत किया और वेटिंग रूम की ओर बढ़ी। देखिए, पूना एक्सप्रेस कब मिलेगी? उसने प्लेटफॉर्म पर घूमते एक टीटी से पूछा। शाम को 5 बजे। टीटी ने आश्चर्य से उस आधुनिक तितली को उत्तर दिया जो अभी ही पूना जाने वाली गाड़ी से उतरी थी। प्रतीक्षा में भी आनंद है। आनंद के मुंह से निकला हुआ यह वाक्य ही बेला
को प्रतीक्षा की घड़ियां बिताने में सहायता दे रहा था। रह रहकर उसकी दृष्टि ने प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी की सुइयों को देखा, जो कदाचित आज उसकी व्याकुलता को समझ मंद गति से चल रही थी। न जाने कितनी बार उसने स्टेशन वालों से पूना एक्सप्रेस का समय पूछा, पर इतने बड़े स्टेशन पर उसे कोई भी ऐसा न मिला जो उसे 5 से कम कह देता। एक प्रश्न पर तो वह स्वयं लज्जित हुई। न जाने किस विचार में खोई एक बूढ़े सिग्नलमैन से पूछ बैठी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी 5 बजे से पहले आ गई हो? बूढ़े ने नाक सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, देवी जी, यह सरकार की गाड़ी है, किसी मनचले युवक का छकड़ा नहीं जो झट आपकी सेवा में उपस्थित हो जाए। छकड़ा? उसने बूढ़े की बात का बुरा ना माना। प्रश्न तो उसका ही अपना बेढंग था, और फिर इस शब्द ने उसे स्मृति दिला दी। आनंद ने भी तो उसके हृदय का मूल्य एक छकड़ा रखा था। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आनंद अपना मन थामे उसके पाँव में हो और उसका मूल्य पूछे, स्टूडी बेकर अथवा छकड़ा? घड़ी ने 3 बजाए और बेला ने संतोष की एक लंबी सांस खींची। उसकी प्रतीक्षा के केवल 2 घंटे ही शेष थे। अब उसे भूख सता रही थी। वेटिंग रूम से निकलकर वह टी स्टॉल पर गई और चाय पीने लगी। इसके पश्चात पत्रिकाएं देखीं और फिर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमी। समय तो आखिर बिताना ही था। 5 बज गए और बेला का हृदय उल्लास से उछलने लगा। वह सामान कुली के पास छोड़ पूछताछ खिड़की की ओर बढ़ी। उसकी आशाएं एक ही उत्तर पर बुलबुले के समान मिट गईं। गाड़ी 2 घंटे लेट थी। बम्बई और कल्याण के बीच एकाएक अधिक वर्षा हो जाने से पटरियों में पानी भर गया था, अतः गाड़ी को अपनी गति बहुत कम करनी पड़ी। वर्षा को भी आज ही आना था। बेला झुंझला उठी और क्रोध भरी दृष्टि से आकाश पर बिखरे हुए बादल के उन टुकड़ों को देखने लगी जो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उनके मिलने से शांति नहीं बल्कि हलचल छिपी हुई थी। फैलते हुए अंधेरे में बिजली छिपी बैठी थी जो किसी समय भी कौंध सकती थी। यही दशा उस समय बेला की थी। हृदय में जलन, यहाँ भी एक बिजली छिपी हुई थी। सावन की उठती घटा की भांति उसकी अभिलाषाएं भी आज पूरे यौवन पर थीं, किंतु कितना अंतर था दोनों की उमड़ती मादकता में। बादल तो बरसकर अपना बोझ हल्का कर लेंगे, पर यह बाढ़ कहाँ जा रुकेगी जिसमें जल कण के स्थान पर ज्वाला छुपी हुई है। पूना एक्सप्रेस जब कल्याण पहुंची तो घटनाएं भरपूर यौवन में बरस रही थीं। बेला ने अपनी कलाई घड़ी को देखा तो पूरे 7 बजे थे। गाड़ी ठीक 2 घंटे लेट थी। कुली को सामान के निकट रहने का आदेश दे वह स्वयं गाड़ी के डिब्बों को देखने लगी। उसके व्याकुल मुख पर मंद मुस्कान की रेखा खिंच गई। आनंद एक दूसरे डिब्बे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। बेला एक स्तंभ की ओट में हो गई और उसने कुली को सामान उस डिब्बे में रखने को कहा। जब कुली सामान रखकर वापस लौटा तो बेला ने उसकी हथेली पर 1 रुपया रखकर पूछा, कितने यात्री हैं डिब्बे में? एक बाबू साहिब, और वह भी अकेले। महिलाओं के डिब्बे में सामान लगा दें क्या? नहीं, रहने दो, बेला ने डिब्बे की खिड़की की ओर देखते हुए कहा, जो बंद हो चुकी थी, और वह धीरे धीरे पग बढ़ाती डिब्बे की ओर बढ़ी। जैसे ही पूना एक्सप्रेस ने कल्याण का स्टेशन छोड़ा, वैसे ही बेला ने चुपके से डिब्बे में प्रवेश किया। आनंद द्वार की ओर पीठ बैठे हुए कोई पत्रिका देख रहा था। बेला ने किवाड़ बंद कर चटकनी लगा दी। आहट पाते ही आनंद ने पत्रिका को छोड़ अपनी गर्दन मोड़ी। बेला ने झट से अपना मुंह मोड़ लिया और अपना सामान ठीक करने लगी। बेला सामने लगे दर्पण से आनंद की छाया को देख रही थी, जो आश्चर्य से अपने सहयात्री को देखने में संलग्न था। बेला भी उलझन में थी। आनंद के समक्ष हो तो कैसे, नयन 4 होते ही क्या होगा? इस समय अकेली कल्याण में क्या विचार कर रही थी? आनंद की प्रतीक्षा और यह सोचते ही वह सकुचा गई। एकाएक उसने एक शरारत सूझी। उसने सीट को नीचे से अपनी भारी भरकम सूटकेस उठाया और उसे ऊपर की सीट पर रखने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगी। छोड़िए, मैं रख देता हूँ, सीट से उठते हुए आनंद ने कहा। जी, यह कहते जैसे ही बेला ने पलटकर देखा तो आनंद भौचक्का सा देखता रह गया। बेला और यहाँ पर? कुछ इसी दशा के पश्चात वह बोला, बेला तुम यहाँ कैसे? बेला, धीमे स्वर में उसने कहा और फिर गंभीर होकर बोली, बेला, वह कौन है? बेला तुम, पर बम्बई छोड़ अकेली यहाँ? आप कदाचित भूल रहे हैं। भूल कैसे? आनंद ने सटपटाकर 2 पग पीछे हटते हुए कहा। अथवा मुझे अकेले देखकर? नहीं तो, किंतु आप? मेरा नाम बेला नहीं, इंदिरा है, और मैं कल्याण से पूना जा रही हूँ। ओह,
आनंद विस्मित सा अपनी सीट पर जा बैठा। उसकी उत्सुक दृष्टि बार बार बेला पर उठ जाती। इतनी बड़ी भूल असंभव है। बेला, इंदिरा, यह क्या रहस्य है? जब भी दोनों की दृष्टि मिल जाती आनंद सिहर उठता। किंतु आप मुझे यूँ बार बार क्यों देख रहे हैं? आनंद को अधीर देख बेला झुंझलाकर बोली। नहीं तो कुछ समस्या ही ऐसी आन पड़ी है। सच बात तो यह है कि कहते कहते आनंद रुक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहाँ गहन अंधकार को छोड़ कुछ न था। कहिए ना, चुप क्यों हो गए? बेला ने कहा। मिस इंदिरा, आपकी आकृति बिल्कुल बेला जैसी है। यदि आप उसे देखें तो समझेंगी कि स्वयं आपकी छाया ही दर्पण में देख रही है। सच? बेला अपनी सीट से उठी और आनंद के समीप बैठते हुए बोली। क्या यह ठीक है कि मेरी आकृति आपकी बेला से मिलती है? जी, आनंद ने सिमटते हुए उत्तर दिया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप वास्तव में इंदिरा ही हैं, और मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा कि आप यह सब सत्य कह रहे हैं अथवा मुझे अकेला देखकर बहका रहे हैं। बेला का उत्तर सुन आनंद जरा घबरा सा गया और फिर संभलते हुए बोला, देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम इस यात्रा में अकेले जरूर हैं, किंतु भय आपसे अधिक मुझको है। वह कैसे? बेला ने दृष्टि उठाते हुए कहा। इसलिए कि आप अपनी सीट छोड़ मेरे निकट आने का प्रयत्न कर रही हैं, मैं नहीं। ओह, मैं समझी। वह सीट से उठने का एक व्यर्थ प्रयत्न करते हुए बोली। मेरा आशय यह ना था इससे। वह मुस्कुराकर फिर वहां बैठ गई। बार बार दृष्टि उठा आनंद के चिंतित मुख को देख रही थी, जो एक विचित्र उलझन में पड़ा हुआ था। थोड़ा समय चुप रहने के पश्चात जब कोई ना बोला तो बेला ने हाथ बढ़ाकर शीशा गिरा दिया। पानी के छींटों की बौछार बेला के मुंह पर पड़ी। आनंद हटकर दूर बैठ गया और बेला से बोला, देखिए मिस साहिबा, पानी भीतर आ रहा है। आप सामने की सीट पर बैठ सकते हैं। और आप? मुझे पानी के छींटे बहुत प्रिय हैं। बेला अपने मुंह को खिड़की के और समीप ले जाते हुए बोली। पानी के छींटे उसके कपोलों पर जलकण बनकर मोतियों के समान चमकने लगे। इस अनोखे खेल में वह आनंद अनुभव कर रही थी। बौछार पड़ते ही वह हंसने लगती। आनंद को उसका यह बालपन अच्छा ना लग रहा था। उसने एक दो बार उसे कुछ कहना भी चाहा, किंतु शब्द उसके मुंह में ही रह गए। एक बात पूछ सकती हूँ? कुछ समय पश्चात बेला ने मौन को तोड़ते हुए पूछा। अवश्य, आनंद ने अपनी सेहरन को छिपाते हुए उत्तर दिया। तो आपने कैसे जाना कि मैं कुंवारी हूँ? तो क्या मेरा यह समझना भूल थी? संभव है। यदि आप इसे अशिष्टता ना समझें तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ। अवश्य, बेला ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। आपके पतिदेव का शुभ नाम? आनंद ने दबे स्वर में पूछा। कदाचित आप भूल गए हैं कि हिंदू स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। ओह, तो आप भी इन रूढ़ बातों को मानती हैं? जी, किंतु थोड़े परिवर्तन के साथ। वह कैसे? विवाह के पश्चात तो नाम ले लेते हैं, किंतु उससे पहले नहीं। तो अभी केवल सगाई हुई है? आनंद ने हंसते हुए कहा। यूं ही कुछ समझ लीजिए। किंतु पता ठिकाना तो कोई होगा। बंबई में किसी मोटर कंपनी के मैनेजर हैं। मोटर कंपनी के? आनंद ने आश्चर्य से बेला की ओर देखकर दोहराया, जो एक चपल मुस्कान से उसे देख रही थी। हाँ हाँ, मोटर कंपनी के, जनरल मोटर कंपनी के। अपनी फर्म का नाम सुनते ही आनंद सब बात समझ गया और चिल्लाया, बेला! फिर अपनी ही भूल पर लजा सा गया। बेला उसकी सूरत और सफलता पर पागलों की भांति हंसने लगी। आनंद ने लपककर शीशा बंद कर दिया और बेला के समीप होकर बोला, परंतु तुम यहाँ कैसे? आपने वचन जो दिया था। वचन मैंने? आश्चर्यचकित आनंद ने पूछा। जी हाँ, खंडाला दिखलाने का। मैं स्वयं ही चली आई। इससे आपको बुरा तो नहीं लगा? ओह, परंतु इतनी शीघ्र तुम? शुभ कार्य में विलंब कैसा? बेला उसके निकट आते हुए बोली। मैं समझा, परंतु घर पर कहकर आई हूँ। पर आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? नहीं तो फिर भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं आता। यह अकेले? हाँ मिस्टर आनंद, बेला एक लंबी सांस लेते हुए बोली। आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों करेंगे? दीपक स्वयं पतंगे के साथ चला आया। दीपक पतंगा? यह आनंद बेला का संकेत समझकर घबरा सा गया। एक कल्पना, कवि का एक प्रथम विचार। अच्छा छोड़िए इन बातों को। कहिए, कल का क्या कार्यक्रम है? कैसा कार्यक्रम? आनंद एक उलझन में पड़ गया। आनंद का उतरा हुआ मुख देखकर बेला मुस्कुराई और चंचल नयनों से कुछ क्षण उसकी ओर देखती रही। फिर उसे अपनी पूना जाने की सब बात सुना दी।
आनंद को जब यह ज्ञात हुआ कि बेला शीघ्र पूना नहीं जाना चाहती बल्कि इतवार का दिन उसके साथ खंडाला में व्यतीत करना चाहती है, तो वह बहुत घबराया। कहीं बेला के बचपन का दंड उसे न भुगतना पड़े। इस विचार ने उसे एक असमंजस में डाल दिया। वर्षा की बौछार और गाड़ी की तीव्र गति कल्पना में वही दृश्य प्रस्तुत कर रही थी जो आनंद के हृदय की तेज धड़कन और बेला की मचलती कामनाएं, एक विचित्र उलझाव था दोनों में। बेला रात को कहाँ ठहरेगी? यह प्रश्न बार बार आनंद की चिंता बढ़ाने के लिए उसके मस्तिष्क के पर्दों से टकरा रहा था। उसके माता पिता पुराने विचारों के थे। इतनी रात में उसके संग इस आधुनिक तितली को देखकर वे कुछ और न समझ बैठें। अभी तो उसे उन्हें संध्या के लिए मनाना है। वह बड़ी उलझन में था कि क्या करे। उसने दो एक बार बेला को समझाते हुए कहा कि उसकी पूना जाना ही उचित था, किंतु वह कहाँ मानने वाली थी। हठ और फिर यौवन का हठ, उसे तोड़ना सरल न था। गाड़ी अपनी पूरी गति से दौड़ी जा रही थी। आनंद व्यग्र और मौन खिड़की से बाहर घनघोर घटाओं को देख रहा था और बेला उसके मुख को, जिस पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। आनंद कभी कभी छिपी दृष्टि से बेला को देख लेता तो उत्तर में हल्के से मुस्कुरा देती। आप बाहर क्या देख रहे हैं? बेला निस्तब्धता भंग करते हुए बोली। इन घुमड़ती हुई घटाओं को। तो इधर भी देखिए। कहाँ? आनंद विस्मित सा बोला। हमारी ओर। हमारे मन में भी तो तूफान उमड़ रहे हैं। तूफान और तुम्हारे मन में? कैसा सुंदर विचार है। यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसके इस विचार का उपहास कर रहा हो। बेला क्रोध को अपनी बेबस आंखों में छिपाने का प्रयत्न करने लगी, जो आनंद से इस समय हंसी का कारण पूछ रही थी। उसके भावों को भांपते हुए आनंद बोला, बेला, भंवर में फंसी नाव भी मन में तूफान रखती है। यह मैं आज ही समझ पाया। यह कहते ही उसने अपनी सीट छोड़ दी और उसके समीप आ गया और उसके बालों में स्नेह से हाथ फेरने लगा, जैसे किसी बालक को प्यार कर रहा हो। कुछ क्षण पश्चात दबे और अस्पष्ट शब्दों में बोला, मन में तूफान रखती हो या कामना, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, आंखों में बिजली अवश्य है जो घटा में छुपी रहती है। और तभी गाड़ी एक सुरंग से गुजरने लगी। अंधेरा होते ही बेला की हल्की सी चीख निकल गई और वह आनंद से लिपट गई। खूब अंधेरे में गाड़ी की गड़गड़ाहट और इंजन की सीटी के शोर में दोनों के हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गाड़ी के सुरंग से बाहर निकलते ही अंधेरे का स्थान उजाले ने ले लिया। आनंद ने देखा वह सहमी सी अपने सिर को उसके वक्ष पर टिकाए और उसके हाथ बेला के कंधों को आश्रय दिए हुए हैं। जो ही आनंद ने हाथ हटाए, बेला ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीमे से बोली, इस उजाले से तो अंधेरा ही अच्छा था। कैसे? भूल से किसी को सहारा जो दे दिया। इसके साथ ही वह प्यार से आनंद का हाथ पकड़ उसकी उंगलियों को धीरे धीरे दांतों से काटने लगी। आनंद मौन और चकित उसकी भावनाओं को देखे जा रहा था। उसने लड़कियों का यह साहस और हावभाव अंग्रेजी फिल्मों में तो देखा था, किंतु निजी जीवन में किसी युवती को यूं भावना में आपे से बाहर होते आज ही देखा था। गाड़ी ने फिर एक सुरंग में प्रवेश किया। फिर अंधेरा छा गया और उसके साथ ही आनंद के हृदय की धड़कन तेज हो गई। ना जाने अब की बार यह अंधेरा क्यों डरा रहा था। जो बेला उसके समीप हो रही थी, उसके शरीर में सिहरन सी होने लगी। सुरंग अधिक लंबी थी। घोर अंधेरे में बेला का शरीर आनंद को यूं लगा जैसे दहकते हुए अंगारे। बेला ने फूले श्वास से दबे शब्दों में पुकारा, आनंद। आनंद ने बंद ओठों से ही उत्तर दिया। फिर अंधेरा छा गया। बेला ने फिर कंपित स्वर में कहा, तो क्या हुआ? कहीं मैं इस घोर अंधेरे में डूब गई तो? मेरा हाथ पकड़ लेना, तुम्हें आश्रय मिल जाएगा। क्या भरोसा, मेरा अथवा तुम्हारा? तुम्हें तो डर लग रहा है कि कहीं सहारा लेते लेते मुझे भी ना ले डूबो। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबोंगे। यह तो आपने सुना ही होगा। सुना तो है, पर देखा नहीं अभी तक। तो यह भी देख लोगे? बेला ने चंचलता से उत्तर दिया। वह कुछ और कहने को थी कि उजाले की किरणों ने फिर से प्रकाश कर दिया। गाड़ी की गति पहले से कुछ धीमी पड़ गई थी। कदाचित कोई स्टेशन निकट आ रहा था। आनंद ने अनुभव किया अंधेरे का सहारा ले बेला उसके अधिक समीप आ चुकी थी। आनंद धीरे से उठकर परे जा बैठा। वह उसकी इस चेष्टा पर मुस्कुरा पड़ी और खिड़की खोल फिर से बरखा के छींटों का आनंद प्राप्त करने लगी। आनंद भी मौन बैठा उसे निहारने लगा।
गाड़ी रुक गई। बेला ने बाहर झांक कर देखा। डिब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर था और अंधेरे में प्रयत्न करने पर भी वह न जान सकी कि कौन सा स्टेशन है। उसने तीखी दृष्टि से आनंद को देखते हुए पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा खंडाला? जी। खंडाला का नाम सुनते ही वह सिर से पांव तक कांप उठा, मानो यह नाम लेकर किसी ने उसके मस्तिष्क पर हथौड़ा दे मारा हो। वह अपनी घबराहट को ओठों की मुस्कान में गुम करते हुए बोला, कदाचित अगला स्टेशन है। इंजन ने सीटी दी। कदाचित? क्या आप विश्वास से नहीं कह सकते? बेला ने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म को देखते हुए पूछा, जो पीछे छूट गया था। इस उत्तर पर बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी की गूंज रेल की गड़गड़ाहट में खो गई। गाड़ी सिग्नल्स के पास पहुंचकर अपनी पुरानी गति पकड़ चुकी थी। जब अपने आप पर विश्वास उठ जाए तो जानते हैं क्या करना चाहिए? बेला ने एक क्षण पश्चात पूछा। क्या? आनंद ओठ सिकोड़ थोड़ा समय चुप रहकर बोला, किसी का आश्रय लिया जाता है कि ठोकर न लग जाए। किंतु इस वन वे में किसका आश्रय लूं? मेरा, बेला ने दृढ़ता से कहा। आनंद उत्तर में केवल मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी दृष्टि बेला से यह प्रश्न कर रही हो, आश्रय, और वह भी तुम्हारा? एक पुरुष एक स्त्री का आश्रय ले, क्या व्यर्थ विचार है। डिब्बे में फिर अटूट चुप्पी छा गई, जैसे दोनों के शब्दों का प्रवाह रुक सा गया हो। दोनों की दृष्टि आपस में टकराकर एक दूसरे के मन में हलचल सी उत्पन्न कर रही थी। बरखा की तूफानी रात, गर्जन का शोर और उसमें दो प्रेमवश हृदयों की धड़कन का खो जाना। विचित्र वातावरण था। दोनों के मुख किसी चिंता को स्पष्ट करते करते रंग बदल रहे थे। बेला की आंखों में बिजली का सा प्रभाव था। उसने एक चंचल मुस्कान से आनंद की ओर देखा और अपना मुख खिड़की से बाहर निकाल वर्षा की तेज छींटों के नीचे रख दिया। आनंद अपनी सीट से उठकर उसकी ओर बढ़ा और खींचकर उसे बाहुपाश में ले लिया। दोनों के ओठ मिले और शरीर में एक ज्वाला सी भड़क उठी। यह सब इतना शीघ्र हुआ कि दोनों में से कोई ना सोच सका कि यह क्या हो रहा है। बेला ने संकोच से आंखें झुका लीं और अपना मुख आनंद के वक्ष में छिपाने का प्रयत्न करने लगी। गाड़ी ने फिर एक सुरंग में प्रवेश किया। अंधेरा होते ही बेला आनंद से लिपट गई। आनंद ने उंगलियों से उसके भीगे हुए बालों को निचोड़ते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? हाँ। उसके ओठ कांप रहे थे। मुझसे? नहीं तो इस अंधेरे से। ओह, यह अंतिम है क्या? हमारे मार्ग की अंधेरी सुरंग खंडाला आने को है। गाड़ी सुरंग से बाहर निकली तो खिड़की से हवा के तेज झोंकों ने दोनों को सचेत कर दिया। दोनों झट से अलग हो गए। बेला के गंभीर और चिंतित मुख पर मुस्कान की हल्की सी रेखा दौड़ गई और वह भागते हुए टॉयलेट का द्वार खोल भीतर चली गई, अपनी लज्जामयी दृष्टि को छुपाने के लिए, जो अब आनंद के सम्मुख उठने से झिझकती थी। आनंद ने अपना सामान संभालना आरंभ कर दिया। बार बार उसकी दृष्टि टॉयलेट के बंद द्वार तक जाकर लौट आती। बेला की उपस्थिति को अनुभव कर ही वह किसी भय से कांप जाता। उसके मन में उठता हुआ तूफान अब बैठ रहा था, शिथिल पड़ रहा था। एकाएक ही उसके मस्तिष्क पर संध्या की एक धुंधली सी छाया स्पष्ट हुई, जो उससे पूछ रही थी, खंडाला से कब लौटेंगे? आनंद का रोआ रोआ कांप गया। उसके माथे पर श्वेत बिंदु फूट निकले और वह अपने आप को कोसने लगा। चंद ही क्षणों में वह क्या मूर्खता कर बैठा। उसे उस ज्वाला के समीप न जाना चाहिए था जो उसे जलाकर राख कर दे। बेला एक ज्वाला ही तो है, किंतु उसकी जलन में कितना सुख मिलता है। संध्या से अति सुंदर उसके यौवन में उन्माद देखने की हर चेष्टा, उसका हर भाव प्रभावित लगता है। उसे देख मृत हृदय भी सजीव हो उठता है। फिर मैं तो स्वयं तरुण हूँ, मैं पागल नहीं हुआ। पहल उसी की थी। यदि किसी उन्माद के अधीन मैंने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो कैसा दोष। मेरे स्थान पर कोई और भी होता तो विपत हो जाता। मैं तो फिर भी सुध में हूँ। आप सचेत नहीं कदाचित। बेला के इन शब्दों ने आनंद को चौंका दिया। उसने मुड़कर बेला को देखा था, जो उसके सम्मुख खड़ी उसे देख रही थी। आनंद को चिंता में खोया देख वह बोली, मैंने कहा खंडाला आ गया। क्या? आनंद ने अवाक दृष्टि से पहले उसे देखा और फिर लपक कर खिड़की से बाहर। गाड़ी रुक चुकी थी और सामने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा खंडाला पढ़ते ही आनंद की आंखें खुल गईं, मानो किसी ने उसे स्वप्न से जगा दिया हो। आनंद को यह देखकर संतोष हुआ कि उसका डिब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर आ ठहरा था और बरखा के कारण स्टेशन उजाड़ था।
स्टेशन तो सदा यूं ही रहता था, परंतु आनंद ने कभी यह उजड़ापन अनुभव नहीं किया था, क्योंकि बचपन इन्हीं पहाड़ियों से खेल-कूद कर बीता था। वह शीघ्रता से सामान उतारने लगा। तो मित्रों, इस प्रकार नीलकंठ का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी और आप दूसरा भाग भी इसका अवश्य सुनना चाहेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जान पहचान में सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि और लोग भी ऐसी अच्छी कहानियों का आनंद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।